हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान, जो आपका एग्जाम होने वाला है आपका 13 जुलाई को। आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम आपका वीडियो की हमारा सेट 1 वीडियो होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बास्तिल का किला किस शहर में स्थित है? पेरिस में, कान में, लियोन में या नांत में? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? 5, 15, 7 या 17? तो याद रखिए कुल कितना कैदी छुड़ा लिए गए थे? 7 कैदी। आगे देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? टिब्रे या लिब्रे या बुर्बो या इनमें से कोई नहीं? तो किसका राजवंश का शासन था? तो याद रखिएगा आपका बुर्बो राजवंश का शासन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो याद रखिएगा आपका लुई 11वां या लुई 14वीं या लुई 16वीं या लुई आपका 17वीं? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, सम्राट लुई 16वीं का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था? ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लुई 16वें के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? राजकोष खाली था, राजकोष भरा हुआ था, राजकोष आधा भरा हुआ था या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोष खाली था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, वायसराय का महल किस शहर में था? वायसराय या फिर पेरिस या कान या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो वायसराय हो जाएगा। आगे देखें, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर इंग्लैंड? तो याद रखिएगा फ्रांस देश का जो मुद्रा था क्या था? लिब्रे था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बांटा गया था? 5, 4, 3, 8? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्टेट में बांटा गया था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? पहले स्टेट, दूसरे स्टेट या तीसरे स्टेट या सभी स्टेट के लोग कर अदा करते थे? तो याद रखिएगा आपका तीसरे स्टेट के लोग कर अदा करते थे। आगे देखिए, 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? तो याद रखिएगा 40%, 70%, 90% या 95%? तो याद रखिएगा 90% लोग क्या था उस टाइम किसान का काम करता था। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा भूगोल का क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी गोलार्ध या उपरोक्त सभी? तो याद रखिए जो हमारा भारत है कौन सा गोलार्ध में स्थित है? तो याद रखिएगा हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा ऑप्शन देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। या तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भारत का जो अक्षांश जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम से 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम तक। दूसरा ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोल रहा है, बोला कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? देखिए यहाँ ऑप्शन है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो याद रखिए इसका लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपको, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हमारा कर्क रेखा गुजरता है। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़।
मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, राई से राजस्थान, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। 8 गो हो गया क्लियर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण में क्या बोल रहा है, लक्षद्वीप समूह होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा, श्रीलंका होगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। आगे देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ पे, अरब सागर में, बंगाल के खाड़ी में, तस्मान सागर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल के खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा अरब सागर में आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है। भारत का जो हमारा दक्षिणी बिंदु हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु अगर बोलेगा, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो याद रखिए भारत का उत्तरी बिंदु हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। तो याद रखिए आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको अगर ये रहेगा या तो पूरा देख लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरा होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सिविक्स से देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समकालीन दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन कौन सी थी। तो याद रखिएगा आपका लोकतंत्र शासन सबसे लोकप्रिय शासन था। आगे देखते हैं डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, जापानी, यूनानी, अमेरिकी या फिर चीनी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनानी भाषा से लिया गया। आगे यदि देखते हैं तीसरा नंबर, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ निकलता है, राजा का शासन, लोगों का शासन, सैनिक शासन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लोगों का शासन होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चीले का तानाशाह कौन था। तो याद रखिएगा चीले का तानाशाह कौन था, परवेज मुशर्रफ, हिटलर, पिनोसे या फिर मुगाबे। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के द्वारा सैनिक तख्ता पलट कब किया गया था। अक्टूबर 1999, अक्टूबर 1997, अक्टूबर 1996, अक्टूबर 1995। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है अक्टूबर 1999 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अगस्त 2002 ईस्वी में किस सैन्य तानाशाह ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान में बदल डाला, पिनोसे या परवेज मुशर्रफ या मुगाबे या हिटलर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ हो जाएगा। आगे देखते हैं चीनी के संसद को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जो चीनी के जो संसद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग राष्ट्रीय जन संसद बोलते हैं। चीन में कितने वर्षों में नियमित चुनाव होते हैं, हमेशा चुनाव होते हैं चीन में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में नियमित चुनाव होते हैं। आगे देखते हैं लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो याद रखिएगा अंतिम निर्णय जो होगा उसका लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होता है। आगे यदि देखते हैं मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था। तो मैक्सिको जो है कब आज़ाद हुआ था, 1930 में आज़ाद हुआ था। आगे देखते हैं बोल रहा है मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कितने वर्षों में होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो याद रखिएगा आपका 6 वर्ष में होता है। आगे देखिए मैक्सिको में 1930 ईस्वी में से 2000 ईस्वी तक में कौन सी एक पार्टी जीतती आ रही है। तो याद रखिएगा आपका PRI पार्टी जीतती आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्या, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो उत्पादन की पहली आवश्यकता जो हमारा हो जाएगा भूमि हो जाएगा। आगे देखिए स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है। तो याद रखिएगा हमारा भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भौतिक पूंजी हो जाएगा। पालमपुर में गैर कृषि कार्य क्या है, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, उपरोक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या होता है, मीटर, नाली, मुट्ठी या हेक्टेयर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टेयर हो जाएगा। भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, औद्योगिक संसाधन है या पूंजीगत संसाधन है। तो भूमि हमारा जो हो जाता है प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखते हैं भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ, 1950, 1960, 1970, 1980। तो याद रखिएगा 1960 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर अधिक जोर दिया गया है, गेहूँ और चावल, गेहूँ और चना, गेहूँ तथा मक्का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हरित क्रांति के दौरान जो किस पर जोर दिया गया था, तो आपका गेहूँ और चावल पर
औजार, भवन, मशीन उदाहरण किसका? मानव पूंजी, स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्थायी पूंजी का उदाहरण है। आगे यदि हम लोग देखते हैं पालमपुर का मुख्य क्रिया क्या है, मेन काम क्या है? तो याद रखिएगा डेयरी है, विनिर्माण, खेती या फिर परिवहन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विनिर्माण हो जाएगा, सॉरी यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खेती हो जाएगा। आगे देखते हैं पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? 250, 450, 100 या फिर 400। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 450 परिवार रहते थे। आगे देखते हैं बोला पालमपुर में उच्च जाति के कितने परिवार रहते थे? 80, 70, 50, 90। तो याद रखिएगा उच्च जाति का 80 परिवार रहते थे। पालमपुर के निकटतम कस्बा कौन सा था? दुर्गापुर, रायगंज, शाहपुर या फिर मायापुर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको मोस्ट 50 क्वेश्चन लगभग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।